नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आप देख रहे हैं मुद्दा, आपके साथ मैं हूं घनश्याम। मुद्दा में आज बात होगी यूपी की सियासत की, ब्राह्मणों पर सियासी ब्रह्मास्त्र की। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। पार्टियां हर हाल में जीत हासिल करना चाहती हैं और इसके लिए हर दाव पेच आजमाया जा रहा है। कोई धर्म के नाम पर तो कोई जाति के नाम पर समीकरण साधने में जुटा है। मायावती को भी 14 साल बाद ब्राह्मणों की याद आई है। बीएसपी 23 जुलाई से ब्राह्मण सम्मेलन करेगी, इसके लिए जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है। सबसे पहले 2007 में मायावती ने ब्राह्मण दलित की सोशल इंजीनियरिंग की थी और सत्ता हासिल की थी। 2007 में बीएसपी ने 86 टिकट ब्राह्मणों को दिए थे। अब 2022 के चुनाव के लिए बीएसपी की प्लानिंग है कि वो करीब 100 ब्राह्मणों और मुस्लिमों के अलावा अन्य जाति के उम्मीदवारों को टिकट दे। मायावती का कहना है कि बीजेपी ने ब्राह्मणों को धोखा दिया है, उनकी उपेक्षा की है। मायावती के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सांसद रवि किशन ने कहा कि ब्राह्मण हमेशा से राष्ट्रभक्त रहा है, किसी बहकावे या फिर लालच में नहीं आएगा, बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने मायावती पर निशाना साधा और कहा कि जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे थे तब मायावती कहां थी। दरअसल यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। आबादी के लिहाज से प्रदेश में लगभग 13% ब्राह्मण हैं और कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें 20% से ज्यादा वोटर्स ब्राह्मण हैं। ऐसे में हर पार्टी की नजर इस वोट बैंक पर टिकी है। 2017 में 58 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इनमें 44 बीजेपी के थे। यूपी में पिछले 3 साल से ब्राह्मण बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे पहला कि योगी मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को सही तरजीह नहीं दी गई। 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 8 ब्राह्मणों को जगह दी गई और अहम विभाग भी नहीं दिए गए। यूपी में लगातार हुए एनकाउंटर में ज्यादातर ब्राह्मण मारे गए। इसे लेकर विपक्ष ने प्रचार किया कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। दरअसल ब्राह्मणों पर नजर बीएसपी की ही नहीं, एसपी और कांग्रेस की भी है। बीजेपी भी ब्राह्मणों को साधने में जुटी है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होना इसी रणनीति का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी भी अपने ब्राह्मण नेताओं के जरिए उन्हें साधने में जुटी है। लखनऊ में 108 फीट की परशुराम की प्रतिमा लगाने का ऐलान भी किया गया। मायावती ने भी वादा किया कि सत्ता में आने के बाद भगवान परशुराम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाएंगी। ब्राह्मण वोटर्स हमेशा से कांग्रेस का मजबूत स्तंभ माने जाते रहे हैं, लेकिन कई सालों से कांग्रेस से दूर हो गए हैं। कांग्रेस में अब कम ही ब्राह्मण नेता रह गए हैं। कांग्रेस गांधी परिवार को ही प्रदेश में सबसे बड़े ब्राह्मण के रूप में स्थापित करने में जुटी है। बीएसपी ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश में सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, तो वहीं बीजेपी नेता और जनप्रतिनिधि मठों और मंदिरों में दस्तक देंगे। बीजेपी नेता और जनप्रतिनिधि साधु संतों को सम्मानित करके चुनाव में जीत का आशीर्वाद लेंगे। इसकी शुरुआत 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन से होगी। सवाल यह है कि क्या मायावती का ब्रह्मास्त्र कामयाब होगा? क्या 2007 की तरह इस बार भी ब्राह्मण बीएसपी के साथ खड़े होंगे? सवाल यह भी है क्या बीजेपी ब्राह्मणों की नाराजगी दूर कर पाएगी? यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका और उनके सियासी रुख की आज हम पड़ताल करेंगे। तो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। ब्राह्मणों पर अब नजर है। बीएसपी अब सम्मेलन आयोजित करने जा रही है और अब इन सम्मेलनों के जरिए ब्राह्मणों को एक साथ लाने का प्रयास बहुजन समाज पार्टी कर रही है। और इस चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय में आपका करा दूं, मेरे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से शुचि श्रीवास्तव है मेरे साथ और बीएसपी से धर्मवीर चौधरी चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले धर्मवीर चौधरी, आप ही के पास आना चाहूंगा। बीएसपी को 14 साल बाद अचानक से फिर ब्राह्मणों की याद क्यों आई? इसके पीछे की ठोस वजह क्या है चौधरी साहब? धर्मवीर चौधरी, आप हैं मेरे साथ? धर्मवीर तक जी तक आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन मेरे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं समाजवादी पार्टी से। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपको क्या लगता है बीएसपी की इस रणनीति से कितना फायदा पहुंच जाएगा बीएसपी को और नुकसान में समाजवादी पार्टी आ जाएगी? घनश्याम जी, आज का जो दौर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ दल और कुछ नेता अप्रासंगिक हो चुके हैं, तो इसका तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है कि एक डिबेट का मुद्दा जरूर बन जाता है। जिस तरह से पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश की जनता ने, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, सब लोगों ने जिस तरह से अपना विश्वास जताया है, उसके बाद बिल्कुल तय हो जाती है कि 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रही बात दूसरी पार्टियों की, तो हर पार्टी स्वतंत्र है, अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाएगी।
ये तो खुला मंच है, तो सबको अपना रणनीति बनाने का अधिकार है, तो उसमें बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उचित हो। ठीक है। तो अश्विनी जी, 2007 की सोशल इंजीनियरिंग 2022 में आपको क्या लगता है, इतना पानी बह चुका है गंगा यमुना में, उसके बाद ये सोशल इंजीनियरिंग 2022 में कितनी ऑथेंटिक साबित होगी, कितनी प्रासंगिक होगी? श्याम जी, देखिए अभी ये जो सिनेरियो चल रहा है, चुनाव आने वाला है और इस समय हर व्यक्ति, हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति में लगी हुई है। लेकिन आपने जो कहा अप्रासंगिक हो चुका, ये वाकई अप्रासंगिक हो चुका है। 2007 में इन लोगों ने जो युति बनाई, उस युति में चलिए एक बार काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ब्राह्मण एक प्रबुद्ध वर्ग है और प्रबुद्ध, और उस पर खास करके जनता जो है बहुत जागरूक हो चुकी है। अब ब्राह्मण ये देख रहा है, दलित भी ये देख रहा है कि बहन मायावती किस तरीके से इनका वोट बेचती है और वोटों का सौदा नहीं करने देगा ब्राह्मण, चाहे दलित भी। इसलिए 2017 के चुनाव में आपने देखा होगा कि सर्वधर्म की बात मैं करता हूँ और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर भारतीय जनता पार्टी चली है, तो सबका झुकाव हमारे तरफ हुआ है और सब जाकर हम 300 सीट से ऊपर पाए हैं। तो बहन मायावती का ये जो स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन अपने तरफ कितने लोगों को खींच पाएंगी, ब्राह्मण आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये भी कोई बहुत कहने की कोई बात नहीं है कि ब्राह्मण उनके तरफ झुकने वाले हैं। क्यों इतने दिन बाद याद आ रही है? एक समय तिलक तराजू और तलवार का नारा देने वाली ब्रह्मा विष्णु महेश और इसका भी नारा हो चुका था, लेकिन थोड़ा सा जो है अब चिंतन और मनन करने के बाद लोगों का ध्यान वहां से हटा है और इस समय वो वाकई अप्रासंगिक हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इसका कोई मलाल नहीं है। हमारे साथ सभी धर्म, सभी पंथ के लोग हैं। बीएसपी की ये कोशिश है कि किसी भी हाल में ब्राह्मण वोट अपने कब्जे में किए जाएं, उसकी कवायद के मद्देनजर ये स्ट्रेटेजी समझी जा रही है। शुचि श्रीवास्तव, 13% प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या और कहीं कहीं पे 20% भी ज्यादा। अब ऐसे में कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि इतने बड़े प्रतिशत को अपने कब्जे में कर लें? आपके पास तो जो बड़े चेहरे थे वो भी आपको छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में चेहरों का कोई अभाव नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो 19 मुख्यमंत्री हुए हैं, उसमें से 6 जो कांग्रेस के थे वो सभी के सभी ब्राह्मण थे। और बसपा के लिए क्या कहना, हाथी के गले में कमलगट्टे की माला है और अगर आशा स्पष्ट है तो वो श्रीमान सतीश मिश्रा जी को कैंडिडेट घोषित कर दे मुख्यमंत्री जी का। तो आशा करना, और भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण प्रेम तो जग जाहिर है, चाहे वो एनकाउंटर्स रहे हो, चाहे वो मतलब जो भी घटनाएं प्रदेश में हुई, एनसीआरबी के डेटा को भी उठा करके देखें तो चाहे अग्निकांड हुआ हो, चाहे वो जो आत्मदाह हुआ था, जो वकीलों की हत्या हुई, चाहे महंत और पुजारियों की हत्या है, चाहे भूमि विवाद में तमाम ब्राह्मणों का, तो कितना इग्नोरेंट है सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट। तो जब चुनाव आता है तो वो ब्राह्मणों के हितैषी हैं। अदरवाइज पूरी मशीनरी में ठाकुरवाद व्याप्त है और समय समय पर दिग्गज और प्रख्यात लोग अपनी बात को कहते हैं और बराबर ये बात सामने आती है कि इग्नोरेंट है योगी जी ब्राह्मणों को लेकर। तो कांग्रेस ने तो हमेशा किया है। आप गांधी नेहरू परिवार जी, को उठाकर एक बड़ा चेहरा जितिन प्रसाद आप से तोड़कर बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया और जितिन प्रसाद की ब्राह्मणों में क्या पैठ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक प्रमोद तिवारी और ललितेश त्रिपाठी, ये 2 बड़े चेहरे के अलावा आपके पास और क्या है प्रदेश में मैडम? मैं समझती हूँ कि चेहरों का कोई अभाव नहीं है। बताइए ना मुझे, फिर मुझे बता दीजिए, प्रमोद तिवारी और ललितेश त्रिपाठी के अलावा मुझे बता दीजिए। नहीं, मुझे किसी का नाम, मैं कोई हाई कमान नहीं हूँ, लेकिन जितिन प्रसाद जी कितना बड़ा चेहरा है। पिछले चुनाव में तो वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। आप ही क्या थे ना, इसीलिए तो चेंज कर दिया, क्योंकि आपके यहाँ रहते हुए जीत नहीं पा रहे थे। देखिए, ये तो व्यक्ति की निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, इसके लिए संगठन थोड़े ना उत्तरदायी है। अपने हितों से समझौता करके व्यक्ति अपनी विचारधारा को, तो ये तो उसकी कुत्सित मानसिकता है। तो इसको आप धर्म से या जाति से जोड़ के देखते हैं, मैं समझती हूँ कि गलत है। बाकी पार्टी जिस पर हाथ रखे, जिसका चयन करे, और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी फेस होगा वो सब संविधान और सभी चीजों को लेकर चलने वाला होगा। तो मैं स्पेसिफिकली इस बात को नहीं कहूंगी। ठीक है, तो अश्विनी जी, ब्राह्मणों के आप साथ खड़े हैं, ये कैसे समझाएंगे? क्योंकि आपके मंत्रिमंडल में 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 8 ब्राह्मणों को जगह मिली, 8 क्षत्रियों को भी जगह मिली, लेकिन क्षत्रियों को ब्राह्मणों से अच्छे विभाग दिए गए। इस तरह की चर्चा भी है कि ब्राह्मण आपको ज्यादा पसंद नहीं है, ऐसा क्यों है?
ये किसने कहा कि हमने अच्छे विभाग नहीं दिए उनको? सबको बराबर का, देखिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का बंटवारा माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। उसमें वो किसको कहाँ पर एडजस्ट करते हैं ये उनकी चीज है। ब्राह्मण हमारे साथ है। अभी देखिए कांग्रेस की सुची जी बोल रही थी कितनी असंवेदनशील ये है और इनकी पार्टी है और इनके नेता है। अभी इन्होंने सबका नाम लिया लेकिन एक वो नाम नहीं लिया, ब्राह्मणों का हत्यारा कह दिया, सब कुछ कह दिया, लेकिन जो डिप्टी एसपी मारे गए थे उनका नाम एक बार भी नहीं लिया कि वो अपराधियों ने मारा और उन अपराधी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर किया मुठभेड़ में। ये नहीं कहा इन्होंने। कितनी असंवेदन, पुलिस वालों के लिए कोई संवेदना नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है, वो मिश्रा जी ब्राह्मण नहीं थे और ये बाकी ब्राह्मण है। तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा देख लीजिए, 5 से 6% की पार्टी है और आपने कह दिया 2 नाम है इनके पास, इसके बाद तो कोई नाम नहीं है इनके पास। उत्तर प्रदेश में 30 सालों से, इसीलिए जनता ने इनको नकारा हुआ है। तो आज के दिन में मैं ये कहता हूँ सिर्फ और ब्राह्मण और राजपूत और बनिया और कायस्थ करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र ब्राह्मण आपसे नाराज हैं कि नहीं है ये बताइए सर, और इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे? ब्राह्मण हमारे साथ हैं, ब्राह्मण हमारे साथ हैं, ब्राह्मण हमसे नाराज कहीं नहीं है उपाध्याय जी। ब्राह्मण हमारे साथ हैं, ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमारे साथ है और आने वाले दिनों में भी आप देखिए, आप ये तो पूरा यहाँ से ऊपर तक देखने को मिल जाएगा आपको कि हम ब्राह्मणों को यथास्थान और उनके साथ सभी जातियों का। अभी दिल्ली में मंत्रिमंडल बटा, उसमें ब्राह्मण भी आया, दलित भी आया, आदिवासी भी आए, महिलाएं भी आई। तो हमको कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ पक्षपात करते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ ब्राह्मणों का वोट नहीं मिलता है, सिर्फ दलितों का वोट नहीं मिलता है, हमको सबका वोट मिलता है। और सबका वोट मिलने पर हम इतने एमपी हमारे जीतते हैं उत्तर प्रदेश से, और हम 300 से ऊपर उत्तर प्रदेश में हम विधायक हम जिता कर लाए। ठीक, और अभी हम अपना वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं उपाध्याय। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, एक आंकड़ा है 2012 और 2017 का, जिसमें दिखाई देता है कि 2017 में बीजेपी के 44 उम्मीदवार जीते जो कि ब्राह्मण थे और 2012 में मात्र 6 जीते थे। आपके यहाँ 2012 में 21 जीते थे और समाजवादी पार्टी ने 2017 में सिर्फ एक ब्राह्मण उम्मीदवार जिता पाया। सर कैसे? तो इस रेशो के बाद, इस आंकड़े के बाद तो लगता है कि ब्राह्मणों को इंटरेस्ट नहीं है आप में। नहीं, किसका किसमें इंटरेस्ट है अभी इसके भी डिबेट में बताने से तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा है कि मैं बता दूं कि सारी बातें बताते हैं ना सर आप तो। आप प्रधानमंत्री मोदी से लेके और वैश्विक नीति से लेके सारी बातें तो इसी डिबेट में समझाते हैं, तो इसे भी समझाइए ना। नहीं, समाजवादी पार्टी हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को लेकर के साथ चलती है। यही हमारी समाजवादी विचारधारा भी है और हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हो, उसकी बात सुनी जाए, इसमें हम विश्वास रखते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इस बारे तय किया है कि छोटे छोटे दलों के साथ मिल करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब छोटे छोटे दल के लोग हमारे साथ होंगे तो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग होंगे, उससे उनका प्रतिनिधित्व हो पाएगा और उन तक हमारी पहुंच होगी और जो सरकार बनेगी, सरकार की जो नीतियां हैं उन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना आसान होगा, क्योंकि उससे जरूरतमंद लोग होंगे, वो हमारे मंत्रिमंडल में होंगे, हमारे साथी होंगे। तो ये हम करने जा रहे हैं। तो ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं चाहिए, समझू ना मैं इसको ऐसे ही। सभी जाति का मतलब ब्राह्मण उसमें आ जाता है उपाध्याय जी, मुझे लगता है कि अलग से बोलने की आवश्यकता है क्या उसमें? ठीक है, यानी जाति में ब्राह्मण नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है उनके लिए। 13% जो उनका भागीदारी है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है समाजवादी पार्टी को। मैंने आपको बताया हर जाति, हर धर्म के लोगों को बराबर भागीदारी मिलेगी उनकी संख्या के हिसाब से। तो सामाजिक न्याय यही तो कहता है, अगर ब्राह्मण 13% है उत्तर प्रदेश में तो उन्हें 13% की भागीदारी मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर की जा रही सियासत की कि कौन सा दल इन ब्राह्मणों को लुभाने में सबसे ज्यादा कामयाब हो पाएगा, अपने अपने तरीके से लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एमएच खान साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी से। एमएच खान साहब स्वागत है आपका। खान साहब सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, 14 साल बाद ये ब्राह्मण कार्ड फिर से याद क्यों आ गया? ये कौन सा सवाल हुआ? 14 साल बाद सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारा नारा है और सबको साथ लेकर चलने का नारा है। सर ये वही सवाल है जो बीच में आप भूल गए थे सर। 2007 के बाद जब आपको 2022 के लिए याद आएगा तो बीच में जब भूल जाएंगे तो ये पूछा जाएगा 14 साल बाद इतने आक्रामक क्यों है सब ब्राह्मणों को लेके? सतीश मिश्रा जी को पार्टी से निकाल दिया गया क्या? तो उनके रहने से सारे ब्राह्मण की मौजूदगी दर्ज हो जाती है क्या? 50 ब्राह्मणों का नाम गिनवाओ मैं। बताइए मुझे, 5 बता दीजिए। 5 बताइए ना। नहीं नहीं छोड़ दीजिए, ये गेम मेरे साथ नहीं कर पाएंगे। 5 बताइए मुझे। ये गेम आप कर रहे हो। 5 बताइए ना एमएच खान साहब, 5 बताइए।
आप 5 नाम बताइए। आपने मुझे बोला मैं 50 नाम गिनाऊंगा, आप मुझे 5 बताइए। आप 5 बताइए ना। ये गेम मेरे साथ भी नहीं चल देखिए बस, मैंने आपसे नहीं कहा कुछ भी। आपने मुझसे कहा कि 50 नाम गिना सकता हूं, मैंने 50 में से 45 हटा दिए। मैंने कहा 5 बता दीजिए, बताइए मुझे 5 नाम। अच्छा, यहाँ लखनऊ से बख्शी तालाब से मिनिस्टर से दुबे जी, उनका नाम याद है आपको? नहीं याद? बताइए दुबे जी का पूरा नाम बताइए ना मुझे। हम दुबे जी का पूरा नाम क्यों आपको बताना? हम आपकी पार्टी के नाम सर वही बातें करिए सर, वही बातें करिए, वही बातें करिए सर जो आप प्रूफ कर पाए। आप वही बातें करिए जो प्रूफ कर पाए। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि सोशल इंजीनियरिंग की आपको याद 14 साल बाद क्यों आई? हमारी है, आपको 14 साल बाद याद क्यों आई, ये तभी पूछा जा रहा है सर। आप जज नहीं हो। मैं बिल्कुल जज नहीं हूँ, लेकिन पूछा जाएगा सर आपसे। पूछा तो जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? सवाल सीधा करना हो तो करिए। सीधा सवाल है, सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। 2007 की सोशल इंजीनियरिंग आपको 2022 में कितना फायदा पहुंचाएगी सर? क्या स्ट्रेटेजी है? नाम मत बताइए 5। फायदा देखिए, फायदा के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा, फायदा के लिए राजनीति नहीं करते हैं हम। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति करते हैं। और आपको पता होगा कि खुशी दुबे के नाम सुना होगा आपने? खुशी दुबे जो 2-3-4 दिन पहले शादी करके आए थी, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं की। सारे ब्राह्मणों को सताया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। किसी का घर गिराया जा रहा है, किसी पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, किसी को घर से उठा के गोली मार दिया जा रहा है। तो हम अगर ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, हमने किसानों की बात भी की। हमने किसानों को समर्थन दिया वहाँ बॉर्डर पर। क्यों नहीं किया हमने? हमने हर मुद्दे को हम उठाते हैं। कौन सा मुद्दा नहीं उठाते हैं? सारे मुद्दे को उठाते हैं और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का हित कर रही है तो हम उनकी बात, उनके दुख में खड़े नहीं होंगे क्या? ठीक है, दुख में खड़े हैं। आप खड़े होइए, लेकिन अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने की आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये मत समझाइए। आप ये मत समझाइए कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं इसके जरिए, ये मत समझाइए। आप दुख में खड़े होइए सर, आपका स्वागत है, लेकिन बात वो समझाइए जिसपे यकीन भी कर ले। लैंग्वेज आप अपना बदल लीजिए भाई। ये तरीका नहीं होता। मत समझाइए, मत कहिए। बिल्कुल सर, लैंग्वेज नहीं होता। बिल्कुल सर, आप अगर मुझे जो समझाएंगे मैं वो समझ लूं, मैं उसके लिए बाध्य नहीं हूँ। माफी के साथ सर, माफी के साथ आप जो मुझे समझाएंगे, आप जो मुझे समझाएंगे वो मैं नहीं समझ पाऊंगा सर। भाई मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया जुड़ने के लिए। सवालों के जवाब जब नहीं बनते तब ऐसी तस्वीर सामने आती है। अश्विनी शाही साहब, क्या वो समझ लिया जाए जो समझाने की कोशिश की जाए, और बात सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की होती है? बात तो हमने तिलक, तराजू, तलवार क्या क्या सुने थे, वो सारी बातें भूल जाएंगी क्या? साहब जी देखिए, अभी खान साहब चीजों को बता नहीं पाए। उनको पास 5 नाम नहीं है जो आपने पूछा गिनाने के लिए। तो वो ब्राह्मणों के लिए क्या वो हित करेंगे? ब्राह्मणों का हित करना होता तो ये 5 नाम नहीं, अभी तक वो कहते कि हमारे पास ये लाइन लगी हुई है। आज ब्राह्मणों का मोह भंग हो चुका। वो सर वो तो 50 नाम कह रहे थे, वो तो मैंने 45 कम कर दिए, 5 भी नहीं हो पाए। आप 5 भी नहीं गिनवा पाए। उन्होंने उनके पार्टी के नेता का नाम उनको याद नहीं है। उनके पार्टी के नेता का नाम नहीं याद है तो क्या करेंगे? तो ये देखिए, ये मोह भंग इनका भी हो गया है। ये लोग, इनकी जो महारानी मायावती जी हैं, वो अपने एक किले दिल्ली से उठ के लखनऊ आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, फिर लखनऊ से उठकर दिल्ली चली जाती हैं। कहीं उनको आपने सड़क पर आज तक देखा है? कहीं कुछ ये देखा है कि किसी कार्यक्रम में वो भाग ले रही हो, कहीं कुछ कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। अब वो जमाना गया जब दलित उनको अपना मसीहा मानता था और सोचता था कि हम जो है बहन जी के साथ लगेंगे तो हमारा कल्याण होगा। सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार उनके शासनकाल में होते हैं, सबसे ज्यादा। वो दलित आज समझ गया है इस चीजों को, घनश्याम जी, और दलित भी उनसे दूर हो रहा है। ब्राह्मण और सवर्ण और दूसरे जातियों की तो बात ही छोड़िए, मुस्लिम उनसे कट चुके हैं। अब कहाँ है वो? वाकई अप्रासंगिक हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। जी, कांग्रेस से शुचि श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। तो शुचि जी, असल में ब्राह्मणों की इस जंग में, हालांकि टॉपिक यही है, हमसे बाहर नहीं जा रहे हैं, ब्राह्मणों को पाने की इस रेस में कांग्रेस खुद को कहां पाती है? क्योंकि लगातार कोशिशें सभी पार्टियों के जरिए बड़े स्तर पे की जा रही हैं। इन कोशिशों में आप खुद को कहां पाती है मैम? देखिए, कांग्रेस के साथ सदा से ब्राह्मण खड़े हैं। ये देश ही कांग्रेस है, गांधी का देश है। ये बात अलग है कि अब लोग जासूसी कर रहे हैं, चंदा में चोरी कर रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता कर रहे हैं और जाति धर्म का इस्तेमाल अपने हितों को सिद्ध करने में कर रहे हैं। तो ये उनका चाल चरित्र और चेहरा है। लेकिन हमें ब्राह्मणों को लुभाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में से जो 6 मुख्यमंत्री हुए हैं ब्राह्मण, वो कांग्रेस पार्टी के ही रहे हैं।
तो कांग्रेस को ये बताने या लुभाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बसपा का आपने जिक्र किया और अभी उन्होंने कहा बीजेपी प्रवक्ता ने कि महारानी मायावती, तो महारानी मायावती के गले में कमल गट्टे की माला है, तभी तो एनसीआरबी के डेटा पर आवाज नहीं निकलती, तभी तो दलितों के अपराध पर आवाज नहीं निकलती, तभी तो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के मामले में ढील दे रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो वो तो आपके अनुसांगिक संगठन की भांति स्वयं व्यवहार करती है। तो महारानी कह के आप अपने एसोसिएट को लज्जित ना करें। लेकिन कांग्रेस के साथ ब्राह्मण थे, ब्राह्मण है और ब्राह्मण रहेंगे, और हमारा नरेटिव भारतीयता है। हम हिंदू बनाम मुस्लिम सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करते। तो इसलिए मेरे से ये प्रश्न थोड़ा, मुझे लगता है कि इसका क्या और उत्तर दिया जाए। ठीक है मैम। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र, असल में परशुराम की बड़ी मूर्ति लगाने के अलावा ऐसा कौन सा दावा या वादा है जो ब्राह्मणों से किया जा सकता है प्रदेश में? घनश्याम जी, अगर ब्राह्मणों के वादे की बात हम नहीं करते हैं, जो काम करते हैं उसको बता देते हैं। वादा करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है काम करना। अच्छा। जनेश्वर मिश्रा जी को छोटा लोहिया कहा जाता है। पूरे भारत में किसी भी ब्राह्मण को इतना बड़ा वादा किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आज तक नहीं दिया होगा। तो हम वादा करके बात नहीं करते, हम जो काम करते हैं उसके बात करते हैं। बाकी हमारी सरकार में जो रिप्रेजेंटेशन था, वो चाहे आपके थाने हो, चाहे वो आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह पे ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन उतने ही थे जितना इनकी जनसंख्या है। तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं। हमारी सरकार के आंकड़े आप उठा के देखोगे, उसमें किसी एक जाति, किसी एक धर्म को आप नहीं पाओगे। सबको लगभग उनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिली हुई है। ठीक है। हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं अश्विनी साहब कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि किसको रखें किसको नहीं रखें। ये बात सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार ये भी होता है कि उत्तर प्रदेश जितने थाने हैं उसमें ठाकुर को लगा दो ताकि उनका काम चलता रहे। ये उनका भी विशेषाधिकार होता है। इस तरह से जो आपके थाने हैं, अब सर थानों तहसील पे, थानों चौकियों पे जाएंगे तो फिर आपके कार्यकाल में कितने कहाँ पे क्या थे उसका रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, वो अश्विनी जी समझा देंगे, उस पर मुझे नहीं जाना। फिलहाल मुद्दा में मेरे पास इतना ही समय है। सर बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन ब्राह्मण असल में किसके साथ मुतमईन हो पाएंगे, किसकी बातों पर इत्तेफाक रख पाएंगे, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।